हेलो एवरीवन, दिस इज आबो स्नेही और आज हम 12 जनवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स को पढ़ के हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। HAL आस्क्ड सिविल ऑपरेटर्स टू ग्राउंड ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। तो रिसेंटली एक थोड़ा सा इशू देखा गया जो हमने इंडिया के अंदर कुछ हेलीकॉप्टर्स को बनाया था जिसका नाम है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और टेक्निकली इसका नाम है ध्रुव। ठीक है, ध्रुव नाम इसको हमने दिया है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है। इसको इंडिया में ही बनाया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आई है कि एक रिसेंटली एक क्रैश हो गया था हेलीकॉप्टर एंड इस क्रैश होने के बाद जो रीज़न है वो अब तक पता नहीं चला। इसलिए जितने भी ये हेलीकॉप्टर्स अभी कमीशन्ड हैं, उनको वापस बुला लिया गया है और उनकी फ्लाइंग पे एक छोटा-सा स्टे लगा दिया गया है, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि ये जो क्रैश है, क्यों हुआ था। तो इसके कारण ये जो पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है, ये न्यूज़ में आता है। तो ये 2-3 चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए कि इसका एक्चुअल नेम क्या है, इसको बनाया किसने है, क्या ये इंडिया में बना है या बाहर बना है? तो ये इंडिजिनस है, इंडिया में ही इसका डेवलपमेंट हुआ है। फाइन। और इनफैक्ट ये जो पर्टिकुलर अ हेलीकॉप्टर है 2023 में मॉरिशस को भी इंडिया ने इस हेलीकॉप्टर को दिया था। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऐसी रैंडम चीज़ें कभी-कभी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। उसके अलावा जो बेसिक या थोड़ा-सा स्टैटिक पोर्शन है, उस पे भी क्वेश्चन आते हैं। जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, इनको बेसिकली सारी डिफेंस फोर्सेस को अलॉट किया गया है। मतलब ये आर्मी को भी, नेवी को भी और एयर फोर्स, तीनों में ये फंक्शनल है। कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर है या जेट है, वो किसी एक विंग ऑफ नेवी को दिया जाता है और उसका कोई दूसरा वर्जन किसी दूसरे विंग को दिया जाता है। बट यहाँ पे इस तीनों के जो तीनों विंग्स हैं मिलिट्री के, यहाँ पे ALH को यूज़ करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड भी ALH को यूज़ करती है। तो ऐसे प्रीलिम्स में वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको दे सकते हैं जहाँ पे आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा। वो चारों ऑप्शन आपको दे देंगे और बताएंगे कि ऐसे क्वेश्चन होगा ABC, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको क्या है, देखना पड़ेगा कि कौन से जो पर्टिकुलर विंग्स हैं मिलिट्री के, वहाँ पर ALH एक्टिव है। जो ALH है जिसका नाम ध्रुव भी है, जो भी मैंने आपको बताया था, ये ट्विन इंजन एक हेलीकॉप्टर है। इसके अलावा इसके 4 मेजर वेरिएंट्स हैं, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 एंड मार्क 4। बस ये भी बेसिक डिटेल आपको थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है, क्योंकि ध्रुव जो है वो इतना पुराना नहीं है, ये एक नया हेलीकॉप्टर है इंडियन पर्सपेक्टिव से। इंडिजिनस है, तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट थी जब ये बना था और जब ये इंडक्ट हुआ था। बट ये वापस न्यूज़ में आया है अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव रीजंस के कारण, बट होपफुली चीज़ें इंप्रूव हो। बट क्योंकि ये न्यूज़ में है, इस पे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CM अर्जेस नागा लीडर्स टू प्ले बिगर रोल इन रिजॉल्विंग मणिपुर's एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट है और ज्योग्राफी है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा मैप बना के चीज़ों को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं कि ये मणिपुर है। मणिपुर थोड़ा सा रफली इसी टाइप की उसकी शेप है। ठीक है, फिर यहाँ पे बीच में से एक रिवर निकलती है जिस रिवर का नाम है इम्फाल रिवर। ठीक है, और मणिपुर के चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच का एरिया है ये थोड़ा सा प्लेन है। ठीक है, इसलिए इस पूरे रीजन को बोलते हैं इम्फाल वैली, क्योंकि थोड़ा सा प्लेन है, फ्लैट टाइप है। फाइन। जो मिडल रीजन है, यहाँ पे रहते हैं मेती। यहाँ पे रहते हैं मेती पीपल। जो साउथ है मणिपुर का, मतलब ये जो हिल्स वाला रीजन है ना, साउथ ऑफ मणिपुर, तो पूरे मणिपुर के एजेस पे हिल्स हैं, लेकिन जो सर्दर्न हिल्स हैं, यहाँ पे रहते हैं कुकीज। ठीक है, और जो नॉर्दर्न हिल्स हैं, यहाँ पे रहते हैं नागास। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए कि कुकीज़ कहाँ रहते हैं, नागास कहाँ रहते हैं और मेतीज़ कहाँ रहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स हैं जो आपको ध्यान होना चाहिए। सो एथनिक क्लैशेस मई 2023 से चलते हैं, जहाँ पे फिलहाल जो नॉर्दर्न मणिपुर हिल्स में रहते हैं नागास, उनके पास, और जो सर्दर्न मणिपुर हिल्स में रहते हैं कुकीज़, उन दोनों के पास ST स्टेटस अभी है। लेकिन मेती के पास कोई ST स्टेटस नहीं था, तो डिमांड यही उठी कि मेतीज़ को भी एक ST स्टेटस मिलना चाहिए। एंड इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एथनिक क्लैशेस हो जाते हैं। यहाँ पर कुकीज़ एंड मेतीज़ ये दोनों ही इन्वॉल्व है वायलेंस के अंदर। मतलब जो वायलेंस चल रहा है वो इस रीजन में चल रहा है। जो नॉर्दर्न मणिपुर के हिल्स हैं जहाँ पे नागाज रहते हैं, वहाँ पे ये वायलेंस अभी नहीं हो रहा। एंड जो नागाज हैं उन्होंने, इवन तो वो भी डिसएग्री करते हैं कि मेतीज़ को ST स्टेटस नहीं मिलना चाहिए, और जो नागाज हैं वो कुकीज़ के साथ थोड़ा ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेसिफिकली। बट
जो नागाज़ हैं उन्होंने ना तो मेटीज़ के अगेंस्ट फाइट करी, ना ही कुकीज़ के अगेंस्ट फाइट करी। तो मतलब नागाज़ अभी थोड़े साइड में बैठे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, वो नागा कम्युनिटी को बोल रहे हैं कि क्यों ना वो यहाँ पे ऑनगोइंग जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है कुकी और मेती के बीच में, यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरफेयर करें और कुछ ना कुछ करके चर्च, कम्युनिटी लीडर्स ये साथ में आएँ और इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिज़ॉल्व करें। ठीक है? तो ये बेसिक डिटेल है। तो ये मैप के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इन सब पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेगा। मणिपुर के आस-पास जितने भी स्टेट हैं, जैसे नॉर्थ में मणिपुर के नागालैंड है, साउथ में मिज़ोरम है, देन मणिपुर के ईस्ट में म्यांमार है, ठीक है? मणिपुर के वेस्ट में बहुत सारे स्टेट आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल असम एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड जो रिवर्स यहाँ से होके गुज़रती है, प्लीज़ गूगल मैप्स पे जाइए, इन चीज़ों को पढ़िए क्योंकि अब ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट है बहुत टाइम से। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे क्वेश्चंस फिल्म्स में ज्योग्राफी बेस्ड बन सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इशू के ऊपर, द आइलैंड ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी रिसेंटली एंड अभी भी ये एक डेवलपिंग सिस्टम है क्योंकि जो यूएस के अंदर एक इलेक्शन हो चुका है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन को जीत चुके हैं। हाउएवर अब तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। जनवरी 20 के अराउंड या उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट होगा, तब जाके वो एक्चुअली वो प्रेसिडेंट बनेंगे। अभी वो प्रेसिडेंट नहीं है, अभी वो प्रेसिडेंट इलेक्ट है, प्रेसिडेंट अभी बने नहीं। तो अपने प्रेसिडेंट की शपथ या ओथ लेने से पहले उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करी है कि वो क्या करना चाहते हैं, जिसमें से एक चीज़ उन्होंने बोली कि ग्रीनलैंड का जो आइलैंड है, जो ग्रीनलैंड है वो उसको ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। या तो वो उसको पैसे दे के खरीद लेंगे और अगर डेनमार्क ग्रीनलैंड को बेचना नहीं चाहता तो शायद वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर भी जो ग्रीनलैंड है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अब क्योंकि ये न्यूज़ में है, ग्रीनलैंड की पूरी ज्योग्राफी आपको पता होनी चाहिए। ये प्लेसेस इन न्यूज़ का पार्ट बन जाता है। इसके आसपास के रीजन्स भी आपको पता होने चाहिए। तो देख सकते हो ये ग्रीनलैंड है। एक्चुअली जब आप मैप पे देखोगे तो ग्रीनलैंड बहुत बड़ा दिखता है, बट अगर आप ग्लोब पे देखोगे तो ग्रीनलैंड इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा है, बट फिर भी ये आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है जो कि कॉन्टिनेंट नहीं है। फाइन। देन ग्रीनलैंड के वेस्टर्न साइड है बैफिन बे। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ग्रीनलैंड के ज्योग्राफी के अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। बैफिन बे किस किस के बीच में? ग्रीनलैंड और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ये है कनाडा। ये पूरा कनाडा है। तो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है बैफिन बे, ये आपको ध्यान रखना है। देन ग्रीनलैंड के साउथ में आता है लैब्राडोर सी। ठीक है, तो यहाँ पे है बैफिन बे और नीचे की साइड है लैब्राडोर सी। फाइन। देन ग्रीनलैंड के ऑब्वियसली वेस्टर्न साइड हमने देखा कनाडा है। देन जो आप देख सकते हो साउथ ईस्ट में ग्रीनलैंड के आइसलैंड की कंट्री है। ग्रीनलैंड के ईस्ट में जो सी है उसका नाम ग्रीनलैंड सी ही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है उसको याद रखना। देन फर्दर इस डायरेक्शन में साउथ ईस्ट में आप जाओगे तो यहाँ पे नॉर्वेजियन सी भी मिलता है। और नॉर्वेजियन सी कहाँ है? नॉर्वे और ग्रीनलैंड के बीच में जो सी है वो नॉर्वेजियन सी हो गया, सिंपल। और ज़्यादा आप ईस्ट में जाओगे तो देखो यहाँ पे तो नॉर्वे है, यहाँ पे स्वीडन है, यहाँ पे फिनलैंड है। उसके बाद ये जो पूरा रीजन है ना, ये रशिया है। तो रशिया के ऊपर एक सी आता है जिसका नाम है बैरेंट्स सी। ठीक है, इसका भी नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है बैरेंट्स सी। फाइन। तो ये डिटेल्स आपको याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कनाडा, ये जो पूरा कनाडा है, ठीक है, ये पूरा कनाडा है। तो कनाडा के अंदर और भी कुछ सीज हैं जो कि इसी रीजन में आते हैं। जैसे यहाँ पे हडसन बे है, यहाँ पे हडसन बे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हडसन बे की जो लोकेशन है वो भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल अगर आप एक टू डिमेंशनल मैप देखोगे तो आपको ऐसे कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। वहीं पे ना अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, मतलब ये जो पर्टिकुलर मैप है ये टॉप व्यू है अर्थ का। ठीक है, ये अर्थ का टॉप व्यू है जहाँ पे आर्टिक ओशन में समवेयर अराउंड दिस यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ग्रीनलैंड जो है, देखो ग्रीनलैंड के नीचे क्या है? ग्रीनलैंड के नीचे की साइड है अटलांटिक ओशन, वो भी नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। ग्रीनलैंड के नीचे है नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ग्रीनलैंड के आसपास और ऊपर की साइड है आर्कटिक ओशन। ठीक है, ग्रीनलैंड के आसपास और ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है आर्कटिक ओशन, और आर्कटिक ओशन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और ये जो पर्टिकुलर मैप है ना, जो टॉप व्यू है, इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो आर्कटिक ओशन जो है इसके कौन कौन सी कंट्रीज पास हैं इसके? रशिया, यूएस। टेक्निकली यहाँ पे यूएस कहाँ से आ गया? यूएस तो नीचे है ना, यहाँ पे ये है अलास्का। अलास्का यूएस का पार्ट है, इसलिए यूएस यहाँ पर आ जाता है।
रशिया, यूएस, कनाडा, ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड खुद में कोई कंट्री नहीं है, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है जो कि डेनमार्क के अंदर आता है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आर्कटिक ओशन के अराउंड कौन कौन सी कंट्रीज है, तो ऑप्शन में डेनमार्क भी होगा। अब आपको डेनमार्क तो दिख रहा है कि यहाँ पर नीचे की साइड है ना, अगर आप देखो तो डेनमार्क इज हेयर, यहाँ है डेनमार्क, बहुत नीचे है। लेकिन क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, तो प्रीलिम्स में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, तो डेनमार्क भी ग्रीनलैंड के थ्रू आर्कटिक ओशन को बॉर्डर करता है। फाइन। देन यहाँ पे है नॉर्वे, जो स्वीडन है। अब देखो स्वीडन की लोकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ढंग ढंग से देखोगे तो नॉर्वे की बाउंड्री ना ऐसे जा रही है, ये नॉर्वे की बाउंड्री है, फिर फिनलैंड चालू हो जाता है, फिर यहाँ पे रशिया आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्वीडन वो आर्कटिक ओशन से कोई कनेक्शन नहीं बना पा रहा। ठीक है, स्वीडन जो है वो नॉर्वे ब्लॉक कर देता है स्वीडन को आर्कटिक ओशन से कनेक्ट होने से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। फाइन। उसके अलावा फिनलैंड को भी देखो, फिनलैंड भी क्या आर्कटिक ओशन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, नॉर्वे ने फिनलैंड को भी रोक दिया। तो स्वीडन एंड फिनलैंड दोनों डायरेक्टली आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी जो आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो कि वर्ल्ड के पोलर रीजन्स को सराउंड करता है, स्पेशली नॉर्थ में। उसके अंदर फिनलैंड और स्वीडन दोनों आते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना है कि आर्कटिक सर्कल में तो फिनलैंड और स्वीडन आते हैं, लेकिन आर्कटिक ओशन से आप देख सकते हो डायरेक्टली वो कनेक्टेड नहीं है। फिर रशिया तो कनेक्टेड है, ये हमने देख लिया। आइसलैंड को भी थोड़ा सा एक्सटेंशन से आप मान सकते हो कि वो यहाँ पर आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है। देखो नीचे की साइड फिर अटलांटिक ओशन आ जाता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये है यूएस का अलास्का, और यहाँ पे रशिया का एक रीजन है। अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे ना, रशिया के इस डायरेक्शन में जाओगे, जाते जाओगे ईस्ट में, जाते ही जाओगे, तो ईस्ट का डायरेक्शन ऐसा आएगा और यहाँ पे आप रुक जाओगे। तो ये रशिया का फार ईस्ट रीजन है, रशिया का फार ईस्ट रीजन है जो कि यूएस के अलास्का से काफी क्लोज है। अब ये फार ईस्ट यहाँ पे कैसे आ गया? क्योंकि अर्थ हमारी राउंड है, स्फेरिकल है, दैट इज वाई यहाँ पे ईस्ट आके मिल जाता है रशिया का। फाइन। तो देखो यूएस की टेरिटरी और रशिया की टेरिटरी बहुत ज्यादा क्लोज है यहाँ पे, है ना। एंड इन दोनों कंट्रीज के एज के बीच में जो पानी, ये वाटर बॉडी है ना, इस वाटर बॉडी को बोलते हैं बेरिंग स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो आपको ज्योग्राफी थोड़ी सी समझ में आ गई। अब जब आप आर्टिकल पढ़ोगे और इस न्यूज़ को हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, तब आपको इसका आंसर भी मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो पहले पढ़ लेते हैं लिखा क्या है, उसके बाद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उन्होंने बोला है कि वो मिलिट्री फोर्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर वो ग्रीनलैंड को खरीद नहीं पाते हैं तो। ग्रीनलैंड जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 57,000 है, बहुत कम पॉपुलेशन है। इससे ज़्यादा लोग तो इंडिया के क्रिकेट स्टेडियम में आ जाते हैं। फाइन। इज एन ऑटोनमस टेरिटरी जो कि डेनमार्क कंट्रोल करती है। अब क्योंकि ग्रीनलैंड काफ़ी दूर है, इसलिए डेनमार्क ने इसको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे रखी है, लेकिन फिर भी ये ग्रीनलैंड के अंदर आता है। ग्रीनलैंड के अंदर खुद का पार्लियामेंट है, लेकिन वो सिर्फ डोमेस्टिक अफेयर्स ही डील कर सकता है। खुद का पार्लियामेंट होना मतलब एक चीज़ मान सकते हो जैसे इंडिया में जो स्टेट्स हैं, अब स्टेट्स का खुद का एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क को एक नॉर्मल स्टेट से थोड़ी सी ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली है, तो वो इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन वो सिर्फ ग्रीनलैंड के ही अफेयर्स डील कर सकते हैं। ग्रीनलैंड बाकी कंट्रीज के साथ किस तरह से फॉरेन रिलेशंस रखेगा, ग्रीनलैंड में कौन सी करेंसी चलेगी, ग्रीनलैंड की आर्मी, ये सारी चीज़ें डेनमार्क डिसाइड करता है। फाइन। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे रखी है, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल है वो डेनमार्क के पास ही है। ठीक है। ये एक आर्कटिक आइलैंड है, मतलब आर्कटिक ओशन के अराउंड है, जिसको डेन्स ने, जो कि डेनमार्क में रहते हैं, 18th सेंचुरी के अराउंड कॉलोनाइज करा था, तब से वो उनका ही पार्ट है। लेकिन जो यूएस है ना, यूएस और ग्रीनलैंड की हिस्ट्री भी थोड़ी सी एग्जिस्ट करती है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जो डेनमार्क था वो नाजी जर्मनी के अटैक के अंदर था, उस टाइम उस टाइम जो डेनमार्क है वो ग्रीनलैंड पे ढंग से कंट्रोल जमा नहीं पा रहा था। एंड यूएस ने क्या करा, ब्रीफली डेनमार्क को क्या करा, ब्रीफली उन्होंने ग्रीनलैंड को थोड़ा प्रोटेक्ट करा नाजीज से, क्योंकि डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। डेनमार्क खुद ही जर्मनी से एक तरह से हार रहा था इनिशियल स्टेजेस में, तो ये डर था कि कहीं जर्मनी ग्रीनलैंड को भी ना ऑक्यूपाई कर ले, तो यूएस ने ग्रीनलैंड को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करा था उस टाइम। उनका एम ये नहीं था कि वो
ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उनका एम ये था कि उनको प्रोटेक्ट करना है बस, ठीक है। उसके बाद 1946 में जब वॉर खत्म होता है, और क्योंकि ग्रीनलैंड, जब यूएस ने ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट करा कुछ टाइम तक, तो उनको पता चला कि ग्रीनलैंड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उन्होंने डेनमार्क को ऑफर करा ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड के बाद, क्योंकि उन्होंने ही प्रोटेक्ट करा था। लेकिन तब जो है डेनमार्क ने मना कर दिया। यूएस फिर भी आज की डेट में वहाँ पे एक अपना एयर बेस ऑपरेट करता है, मतलब यूएस का एक मिलिट्री बेस जो कि एक एयर बेस है ग्रीनलैंड में एग्जिस्ट करता है। अब ये कैसे बना होगा, ऑब्वियसली आंसर हमें पता चल गया, वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस के पास ही था ग्रीनलैंड, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उन्होंने एक एयर बेस बना दिया है। हाउएवर ऑफ लेट रिसेंटली क्या हुआ है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड आ रही है डेनमार्क के अंदर से, ग्रीनलैंड के अंदर से, डेनमार्क से। अब समझ में आपके एक और चीज़ आएगी कि जो मैंने आपको बताया कि ग्रीनलैंड के अंदर 57,000 लोग रहते हैं, ये कौन है? इसकी 57,000 में से एक बड़ी पॉपुलेशन वाइट यूरोपियंस हैं या वाइट डैनिश लोग हैं, लेकिन इसमें से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो भी है जो पे वहाँ पे इंडिजिनस पॉपुलेशन है, जो पहले से वहाँ पे रहती है। देखो यूएस आज जिस ज़मीन पर है, यूएस, कनाडा, मैक्सिको, वहाँ पे पहले इंडिजिनस कम्युनिटी रहती थी, जो वहाँ पे 10, 20, 30 हज़ार सालों से रह रही है, राइट। जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे भी कोई इंडिजिनस कम्युनिटी रहती थी, जो लोकल ट्राइब्स थे। वैसे ही ग्रीनलैंड के अंदर भी कुछ लोकल ट्राइब्स थे, लेकिन क्या होता है, जो वाइट यूरोपियंस हैं वो कॉलोनाइज करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, और इंडिजिनस पॉपुलेशन को कंप्लीटली वाइप आउट कर देते हैं। और आज भी यूएस के अंदर इंडिजिनस पॉपुलेशन है, बट वो बहुत ही लिमिटेड एरिया में है और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। वैसे ही ग्रीनलैंड के अंदर भी एक इंडिजिनस पॉपुलेशन थी। जब ग्रीनलैंड ने 18th सेंचुरी के अंदर इस रीजन को कॉलोनाइज करा, तब लोकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, और आज वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन जो थी वो बहुत कम है, ठीक है। तो अभी जो लोग रह रहे हैं वो काफ़ी हद तक वाइट हैं, लेकिन कुछ हद तक जो इंडिजिनस पॉपुलेशन थी जिनका नाम था इनुइट, यहाँ पे नाम लिखा है इनुइट, ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रीनलैंड की इंडिजिनस पॉपुलेशन है। अब ऐसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, जहाँ पे जो इंडिजिनस ग्रुप हैं उनको कंट्रीज से मैच करना होता है। ऐसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। आइलैंड के नॉर्थ के ऊपर अटलांटिक, आइलैंड के साउथ में अटलांटिक ओशन है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है, ये हमने अभी देखा ही है। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है, देखो ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह है और मैंने आपको बताया कि आर्कटिक ओशन में है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी क्लियर है। आर्कटिक ओशन में साल के ज़्यादातर महीने, क्योंकि ये नॉर्थ पोल पर है ना, तो बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पे पानी नहीं होता, यहाँ पे क्या होती है, आइस होती है, फाइन। और यहाँ से अगर ट्रैवल करना है किसी को, तो आइस ब्रेकर नाम की बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, जिनका पर्पज़ ही होता है आइस को तोड़ना और फिर आगे चीज़ों को ले जाना। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि जितनी आइस यहाँ पे जमती थी वो जमना कम हो गई है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा देखो, अगर आप इस मैप को देखोगे, तो अगर आपको कनाडा से रशिया जाना है तो आप कैसे जाओगे, या तो यूं घूम के फिर ऐसे जाओगे और यहाँ पे फिर रशिया पहुंचोगे, ठीक है, या फिर यहाँ से घूम के जाओगे फिर रशिया पहुंचोगे। लेकिन अगर आप अर्थ को एज अ स्फेयर देखते हो और नॉर्थ पोल से देखते हो, तो कनाडा से रशिया आप डायरेक्टली ऐसे पहुंच सकते हो या यहाँ पे पहुंच सकते हो, ठीक है, क्योंकि अर्थ राउंड है ना, तो ऊपर से अर्थ कुछ ऐसे दिखती है। तो ये जो पूरा रीजन बर्फ में जमा रहता था साल के मेजॉरिटी में, वो अब पानी में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स नए न्यू सी रूट्स उभर के आएंगे अब, फाइन। अगर ग्रीनलैंड से, या देखो रशिया जो है, रशिया को ये जो फार ईस्ट रीजन है ना, ये रशिया का फार ईस्ट रीजन है जो मैंने आपको भी बताया था, और ये साइबेरिया के अंदर आता है। और यहाँ पे रशिया का नियर, यहाँ पे रशिया तो है ही, यहाँ पे रशिया की बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह। तो पहले तो रशिया को फार ईस्ट जाने के लिए लैंड रूट से इतना बड़ा ट्रैवल करना पड़ता था, लेकिन जब यहाँ पे पूरा जो सी है वो अब जमा हुआ नहीं है, वो पानी ज़्यादा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाना बहुत ईजी हो गया और बहुत चीप हो गया। वाटरवेज जो है ना, वो सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फाइन। और ये भी देखो, अगर रशिया को यूएस में अटैक करना है तो पहले रशिया को यू घूम के पूरा ऐसे जाना पड़ता है, बट ये तो बहुत ईजी हो गया। दैट मीन्स ये चीज़ें बहुत सिंपल होती जा रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना बेरिंग स्ट्रेट, जो बेरिंग स्ट्रेट को कंट्रोल करेगा वो ये डिसाइड करेगा कि यहाँ से कोई शिप क्या इस आर्टिक ओशन का फ़ायदा उठा के यहाँ से जा सकती है या नहीं, या किसी शिप को यहाँ से जाना है, आर्टिक ओशन से जाके यहाँ से निकलना है, तो क्या वो जा सकती है या नहीं। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा स्ट्रेट है, इस पर जो कंट्रोल करेगा
वो इस पूरे ओशन का ट्रेड कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन आज तक इसकी जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि यहाँ से ट्रेड हो ही नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी हुई थी। अब बर्फ पिघल रही है, तो इसको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ जाती है। बहुत सारी कंट्रीज, रशिया एंड यूएस दोनों कोशिश करेंगे इस चोक पॉइंट को कंट्रोल करने की। चोक पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको रोक दिया तो पूरा जो ट्रेड है आर्कटिक ओशन का वो रुक जाएगा, जो अब तक इतना ज्यादा नहीं होता था, लेकिन फ्यूचर में होगा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण, जब यहाँ पे भी बर्फ बहुत ज्यादा पिघलेगी। तो ये पूरी स्टोरी अब आपको समझ में आ रही है कि यूएस यहाँ पे इंटरेस्टेड क्यों है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड सी आइस, सी आइस जो मेल्ट हो रही है उसके कारण। फाइन, ये तो पहला रीजन हो गया। एक और रीजन है, मतलब दो तीन और रीजन है, पर पहला रीजन पढ़ लेते हैं। और ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लेशियर और आइस शीट है आर्कटिक सी के ऊपर, वो मेल्ट कर रही है। इससे नए शिपिंग रूट्स आ रहे हैं। फाइन, और देखो यूएस जो है, यूएस के पास इस पूरे आर्कटिक ओशन को एक्सेस करने के लिए सिर्फ अलास्का है, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास ग्रीनलैंड भी होगा, तो वो यहां पे भी कुछ चोक पॉइंट्स ढूंढ सकते हैं, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में, ठीक है। तो मतलब इसलिए यूएस अपनी यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। और देखो, अगर यहाँ से ट्रेड भी बढ़ना चाहता है, ट्रेड बढ़ेगा फ्यूचर में, तो जो कंट्री है जिसके पास से ट्रेड गुजर रहा है, वो थोड़ा सा टैक्स भी कलेक्ट करेगा, क्योंकि इंटरनेशनल, ये तो पूरा इंटरनेशनल वाटर है, लेकिन थोड़ा सा रीजन जो है ना हर कंट्री का, वो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ से अगर शिप गुजरती है तो शायद ये जो कंट्री है वो टैक्स कलेक्ट कर पाए। तो यहाँ से अगर कोई शिप गुजर रही है और यूएस की ये पूरी टेरिटरी है, तो यूएस यहाँ पे भी टैक्स कलेक्ट कर सकता है, आइसलैंड के साथ अच्छी डील साइन कर सकता है, और रशिया के और क्लोज आ जाएगा। रशिया के और क्लोज होने के बाद यूएस शायद यहाँ पे अपने न्यूक्लियर वेपन्स भी प्लांट कर दे, किसको क्या पता क्या क्या करना चाहता है वो। फाइन, सो कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो ग्रीनलैंड के और ज्यादा क्लोज आना चाहते हैं। और रशिया और चाइना ने ऑलरेडी न्यू ट्रेडिंग रूट्स के बारे में यहाँ पे काम कर चुका है, यहाँ पे बात कर चुके हैं। देखो चाइना जो है वो बहुत दूर है इस पूरे सिस्टम से, लेकिन चाइना जो है रशिया के थ्रू यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि रशिया के ठीक नीचे चाइना है और रशिया के ऊपर है आर्कटिक ओशन। तो चाइना और रशिया के रिलेशन काफ़ी काफ़ी अच्छे हैं। तो रशिया के थ्रू चाइना आर्कटिक ओशन के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है, इस ट्रेडिंग रूट को भी एक्सेस कर सकता है आर्कटिक ओशन के। तो यहाँ पे यूएस को और ज़्यादा डर है कि पहले तो रशिया था आर्कटिक ओशन के अराउंड, अब चाइना भी आ रहा है, तो यूएस भी अपनी प्रेजेंस ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके आर्कटिक ओशन में बनाना चाहता है। फाइन, तो ये भी चीज़ें हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आर्कटिक ओशन की इंपॉर्टेंस के ऊपर यही क्वेश्चन आ जाएगा कि आर्कटिक ओशन की इंपॉर्टेंस आज की डेट में बढ़ रही है। तो ये सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए मेंस में आंसर लिखने के लिए, और ऐसी चीज़ें प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है। फाइन, देन इस आइलैंड के अराउंड बहुत सारे रिच मिनरल्स भी हैं, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, स्पेशली क्रिटिकल रॉ मिनरल्स। 34 में से 25 रॉ मिनरल्स इस आइलैंड में मिलते हैं। तो ये डेफिनेटली फ्यूचर जो हमारा होने वाला है वो क्रिटिकल मिनरल्स पर ही डिपेंड होगा, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के लिए। तो इन मिनरल्स की एप्लीकेबिलिटी भी यहाँ पे होगी। फिलहाल जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो चाइना के पास है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है क्रिटिकल मिनरल्स का। दैट मीन्स यूएस के पास एक और इनसिक्योरिटी है कि उसके पास इतने क्रिटिकल मिनरल्स नहीं है जो चाइना के पास है। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी और डिफेंस इक्विपमेंट को फ्यूल करेंगे, उसका एक बेस रिसोर्स बनेंगे, और चाइना के पास ही है वो। लेकिन ग्रीनलैंड के पास भी है, तो यूएस अगर ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करता है तो वो अपनी मिनरल सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर पाएगा। एक और चीज, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है, आर्कटिक ओशन का ये जो पूरा रीजन है जहां पे ये बर्फ बंद थी, जो अगर मैं यहाँ पे साइड में एक आर्कटिक ओशन का साइड व्यू आपको दूं, ठीक है, साइड व्यू मैं आपको आर्कटिक ओशन का दे रहा हूँ। सपोज ये ओशन है पूरा, तो यहाँ पे लैंड है, नीचे की साइड भी लैंड है, इस साइड भी लैंड है, और यहाँ पे क्या है, ये आर्कटिक ओशन था। फाइन, इसके ऊपर क्या थी, बर्फ जमी हुई थी, इसके ऊपर जमी हुई थी बर्फ। लेकिन ओशन के लैंड के नीचे पता चला कि लैंड के नीचे और यहां पे कहीं बहुत ज्यादा ऑयल और गैस रिसोर्सेज है, तो इसको ड्रिल करने की जरूरत पड़ी। लेकिन ऊपर बर्फ है, तो बर्फ को पहले ड्रिल करना पड़ेगा, फिर इतना ज्यादा ड्रिल करना पड़ेगा, पानी तक पहुंचना पड़ेगा, आर्टिक ओशन की बॉटम तक पहुंचना पड़ेगा, फिर जाके एक और ड्रिल करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिकली नॉन वायबल होता था। अब जो ऊपर की बर्फ पिघल गई, तो क्या होगा, यहाँ पे एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे ड्रिलिंग करने के लिए, क्योंकि बर्फ तो पिघल गई, ठीक है, और यहाँ से डायरेक्टली ड्रिल हो सकता है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑयल और गैस रिसोर्सेज हैं जमीन के नीचे। तो जैसे जैसे ऊपर की बर्फ थॉ होती है, थॉ मतलब पिघलती है,
जो नए-नए ऑयल एंड गैस रिजर्व्स भी निकल के आते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे यूएस नहीं है अलास्का को छोड़ के, यूएस भी चाहता है और ये तो हमें पता है जहाँ पे ऑयल होता है वहाँ पे यूएस चले आता है। तो यहाँ पे ऑयल और गैस के चांसेस है तो यूएस ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करके आर्कटिक ओशन की अपनी जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी है उसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजन आर्कटिक ओशन का होते जा रहा है और आपको इसका सारे रीजंस समझ में आ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का इसमें इंटरेस्ट क्यों है। लेकिन उनके इंटरेस्ट के कारण हमें और भी सारी नई चीज़ें आर्कटिक ओशन के लिए जानने के लिए मिली। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है प्रीलिम्स एंड मेंस के पर्सपेक्टिव से। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। इस ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन हाई इन इंडिया, ये एक न्यूज़ थी जो मैं आई थिंक पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट इसको लेके एक आर्टिकल भी आया है तो ये डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें वापस रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हुआ क्या है कि रिसेंटली सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है बाय द वे, इसने एक इंडिया के ग्राउंड वाटर का असेसमेंट करा। ठीक है, ग्राउंड वाटर बोर्ड है तो ऑब्वियसली ग्राउंड वाटर का ही इसने असेसमेंट करा है। और यहाँ पे ये पता चला है कि 2017 में सिर्फ इंडिया की 359 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स थी जिनके ग्राउंड वाटर के अंदर नाइट्रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। 2023 में ये जो 359 का नंबर है ये बढ़ के हो गया है 440। मतलब आज की डेट में है इंडिया की 56% ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो लिमिट है वो कितनी है? लिमिट है 45 मिलीग्राम पर लीटर और इससे काफ़ी ज़्यादा नाइट्रेट्स इंडिया की 56% डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए लिमिट भी। ऐसे लिमिट्स पूछी जाती है बहुत बार, प्रीलिम्स में भी ऐसे कुछ लिमिट्स पूछी गई हैं पास्ट में, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर फिर से वो पूछ ले तो। फाइन, तो ये आपको ध्यान रखना है और ये नंबर्स भी आपको ध्यान रखना है प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। अब नाइट्रेट ग्राउंड वाटर तक पहुंचा कैसे? एक बहुत ही बेसिक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक डायग्राम जो मैं पहले भी बहुत बार बना चुका हूँ। तो सपोज ये हमारी ज़मीन है। अब जब हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं तो वो ग्राउंड वाटर होता क्या कहाँ है? देखो जो हमारी ये लैंड है ना, मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये बेटर रहेगा। ये पूरा हमारा लैंड का कॉलम है। ठीक है, ज़मीन का कॉलम है, मतलब ऊपर यहाँ पे पेड़ हैं, लोगों के घर हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फाइन, अब हो क्या रहा है इस लैंड के अंदर कुछ रैंडम चीज़ें हैं। तो सपोज ये पूरा रीजन होगा जो कि ज़मीन के अंदर खाली है। तो जो पूरा रेड रीजन है ना, यहाँ पे स्टोन, मिट्टी, पत्थर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो व्हाइट वाला रीजन है यहाँ पे खाली है। फिर थोड़ा रीजन यहाँ पे होगा जो कि थोड़ा खाली है ज़मीन के अंदर। फिर एक रीजन यहाँ पे है जो कि ज़मीन के अंदर थोड़ा खाली है। ठीक है, और इन खाली रीजन्स के अंदर ही जो ग्राउंड वाटर है ना वो भरा होता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर इन खाली रीजन्स के अंदर भरा रहता है। अब आपको समझ में आ गई होगी चीज़ें कि ग्राउंड वाटर होता कहाँ है। ज़मीन के अंदर खाली रीजन्स होते हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर भरा होता है। इन एम्प्टी रीजन्स को बोलते हैं हम एक्वाफर। ठीक है, इन एम्प्टी रीजन्स को हम बोलते हैं एक्वाफर। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, आप इन ग्राउंड वाटर तक कैसे पहुंचते हो? तो पहले हमने यहाँ पे पानी को ड्रिल करा, करते 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 पूरी ज़मीन को यहाँ पे ड्रिल कर लिया। फिर हम पहले ग्राउंड वाटर के पास पहुंच गए। फिर हमने क्या करा, इस ग्राउंड वाटर का जो एक्सट्रैक्शन है उसको चालू करा, इस ग्राउंड वाटर को हमने बाहर निकाला। फाइन, ऐसे ही ड्रिलिंग होती है। अब होता क्या है, देखो हम अर्थ के अंदर जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा जो एक्स्ट्रा मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स हैं, उनकी प्रेजेंस बढ़ती जाएगी। मतलब अगर आप यहाँ पे डिग करोगे ना इतना, तो यहाँ पे आपको यूरेनियम नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फ्लोराइड भी बहुत कम मिलेगा। लेकिन जितना आप अर्थ के नीचे जाओगे तो यहाँ पे फ्लोराइड के कंटेमिनेंट्स या फ्लोराइड के एलिमेंट्स, ठीक है, उसके अलावा फिर कुछ मान लेते हैं यूरेनियम के कुछ एलिमेंट्स, वो यहाँ पे मिलेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप देखो, आप अर्थ के अंदर जितना नीचे जाओगे वहाँ पे आपको अर्थ के जो पूरा सॉलिड ये क्रस्ट है उसके अंदर इन मेटल्स की आपको इन मेटल्स का इंक्रीज मिलेगा। तो आपको क्या नहीं तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे जो पानी है उसके अंदर भी ये मेटल्स का नंबर ज़्यादा होगा, है ना? तो हमने क्या करा, इस ग्राउंड वाटर को ड्रिल कर लिया और काफ़ी साफ पानी हमें मिला। ठीक है, काफ़ी साफ पानी हमें मिला। फिर प्रॉब्लम क्या हुई, ये खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो पानी था वो खत्म हो गया। पानी खत्म हो गया तो हमने क्या करा, और ड्रिल करा करा, फिर हम यहाँ तक पहुँच गए। तो जब आप न्यूज़ में सुनते हो कि ग्राउंड वाटर जो है वो डीप चला गया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि ऊपर वाला एक्वाफर खत्म हो गया, अब हम नीचे वाले और
एक्वीफर को ढूंढते हुए और ज़्यादा ड्रिल करते हैं। फिर यहाँ से भी जो है पानी का एक्सट्रैक्शन चालू हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर भी जो पानी है वो खत्म हो गया, यहाँ पे फिर से पानी खत्म हो गया। तो हम और ड्रिल करेंगे, लेकिन अब ड्रिल करके हम जिस एक्वीफर पे पहुंचे हैं उसमें पानी वो इतना नीचे है जहां पे आसपास उसके फ्लोराइड, यूरेनियम, आर्सेनिक ऐसे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली इस पानी के अंदर भी यूरेनियम, फ्लोराइड और आर्सेनिक हमें मिलेगा ही, है ना? ये तो काफी ऑब्वियस है। तो जब आप इस ग्राउंड वाटर को अब एक्सट्रैक्ट करते हो तो क्या होगा? आप इस पानी को पियोगे तो पता चलेगा उसमें फ्लोराइड है, यूरेनियम है, आर्सेनिक है, और हम बहुत ज़्यादा डर जाएंगे कि ग्राउंड वाटर में ये चीज़ें आई कहाँ से? ग्राउंड वाटर में तो ये चीज़ें ऑलरेडी थी, हमने ऊपर वाले सारे ग्राउंड वाटर एक्वीफर्स को खाली कर दिया और हम इतना नीचे पहुंचे जहाँ पे ये चीज़ें हमें मिलने लगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? दूसरी चीज़, जब हम खेती करते हैं, ठीक है, जब हम खेती करते हैं इस ज़मीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, इसको खेती करते टाइम हम इसमें बहुत ज़्यादा यूरिया डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर डालते हैं, और ये जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है ये ज़मीन पे ऐसे ही रह जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो इतने ज़्यादा डाल देते हैं कि वो यूज़ भी नहीं हो पाते। प्रॉब्लम क्या होती है? ऊपर से आई बारिश, बारिश आई, बारिश आने के कारण ये जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर है ये ज़मीन के अंदर क्रैक्स ढूंढते ढूंढते इन एक्वीफर्स तक पहुंच जाते हैं, क्रैक्स ढूंढते ढूंढते इन एक्वीफर्स तक पहुंच गए। तो इस एक्वीफर में जो पानी भरा हुआ था, इस एक्वीफर में जो पानी भरा था, अब उसके अंदर बहुत सारे ये नाइट्रेट्स आ गए, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया कि ये नाइट्रेट्स आए कहाँ से पानी के अंदर, इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इंडिया के ग्राउंड वाटर में नाइट्रेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये जो लिमिट है इससे भी ज़्यादा है। और दो मेजर कंसर्न होते हैं नाइट्रेट्स के ज़्यादा बढ़ने से। एक होता है ग्लोबिनीमिया, जिससे जो एक ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? बॉडी ब्लू कलर की होने लग जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता कम हो जाती है, और अगर ब्लड का कलर या जो हमारी वेन्स का कलर रेड नहीं होता तो वो ब्लू दिखता है, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो नाइट्रेट्स है ना, ये अब ये इस पानी में आ गए, है ना? इसी पानी को आप निकाल के वापस खेतों में डाल रहे हो, और जितना पानी गंदा होगा, जितना पानी के अंदर इतने केमिकल्स होंगे, उसके कारण बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जैसे एल्गी, जिसको आप काई भी बोलते हो, वो बहुत ज़्यादा ना इस पानी में आ जाती है। तो सपोज ग्राउंड वाटर से आपने पानी निकाला और एक पूरा तालाब भर दिया। अब इस तालाब के अंदर जो पानी है उसमें बहुत सारे नाइट्रेट्स हैं, तो अगर आसपास कहीं भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एल्गी वगैरह, तो वो इन नाइट्रेट्स को यूज़ करके एज न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ये पूरा तालाब जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ग्रीन तालाब आपने देखे भी होंगे। अगर ये तालाब ग्राउंड वाटर से बना है तो ग्रीन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम ये होती है कि तालाब के बॉटम में जो पेड़ है ना, ऊपर का सरफेस ढक जाने से इन पेड़ों को सनलाइट वगैरह नहीं मिल पाती, ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है और एक्वाटिक लाइफ को बहुत बड़ा डैमेज होता है, ठीक है? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिसको आप एल्गल ब्लूम भी कहते हो, फाइन? इसको यूट्रोफिकेशन भी बोला जाता है। ये काफ़ी स्टैटिक का पोर्शन है, बट क्योंकि ये इससे रिलेटेड है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फाइन? देन डिजॉल्व नाइट्रोजन डेफिनेटली इसका सबसे बड़ा एक कल्प्रिट है, ये आप मान सकते हो, और ये एक्सटर्नल सोर्स से आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जो इंडियन फार्मर्स हैं वो अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, देन डीएचपी, इन सब पे रिलायंट हैं फर्टिलाइज करने के लिए हम अपनी क्रॉप को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में डाल रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। देन राजस्थान, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये तीन वो स्टेट हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन में हमें नाइट्रेट पॉल्यूशन देखने को मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा आर्सेनिक, आयरन, फ्लोराइड, यूरेनियम, ये मेटल पोल्यूशन भी है। ये कैसे हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। नाइट्रेट पोल्यूशन कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया। तो कंसेप्चुअली आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अगर यूपीएससी मेंस में से क्वेश्चन आता है, मैं रेकमेंड करूंगा आप ऐसा कोई डायग्राम वहाँ पे बना के आओ, बहुत छोटा सा, बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा। प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली वो आपसे ये चीज़ें पूछ लेंगे। फ्लोराइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे राजस्थान और हरियाणा में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। राजस्थान और पंजाब में यूरेनियम कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ रही है, फाइन? और पंजाब में स्पेशली, और हरियाणा में क्यों? क्योंकि इन रीजन्स में बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ करा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर को यूज़ करके इरिगेशन प्रोवाइड करा जाता है, फाइन? जो परमिसेबल लिमिट है यूरेनियम की वो कितनी है? 30 ppb। ppb का मतलब होता है पार्ट्स पर बिलियन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नाइट्रेट की क्या थी? 45 mg पर लीटर, और यहाँ पे
यूरेनियम की लिमिट क्या है? 30 ppb। आई विल रिकमेंड कि आप इसको याद रखो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मेंस में अगर ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है और आपने पोल्यूशन का एग्जांपल दिया है, तभी आप लिमिट्स भी लिख के आओ वहाँ पे। इससे ज़्यादा आपको आपका जो आंसर है सब्सटैंशिएट होता है। फाइन। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने बोला है कि पूरी कंट्री में जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है वो 60% है। 60% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम अभी कर रहे हैं और 2009 से यही है। जबकि अब तो हमारे पास रिवर्स के थ्रू कैनाल बना के इरिगेशन प्रोवाइड करने की एबिलिटी आ गई है, फिर भी ग्राउंड वाटर पे हम बहुत ज़्यादा रिलायंट है और ग्राउंड वाटर ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने से ये प्रॉब्लम जो हो रही है वो तो आपको मैंने बता ही दी। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। पुटिंग द जीन एडिटिंग टूल टू यूज़। तो ये एक तरह से एक्सप्लेनेटरी एक एडिटोरियल है, आर्टिकल है, जो बता रहा है कि जीन एडिटिंग हम कैसे करते हैं। जीन एडिटिंग का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल है टेक्निकली ऑन पेपर ऑब्वियसली, लेकिन जब आप उसको करने जाओगे तब वो सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। तो सपोज एक डीएनए को लेते हैं, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या होता है? डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि कोई जो सेल है उसको कैसे काम करना है, उसको कैसे फंक्शन करना है। और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के लिए डीएनए के अंदर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है। तो जो एक टाइप का इंस्ट्रक्शन है उसके लिए डीएनए के कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं। ये वाला जो रीजन है डीएनए का वो किसी और चीज के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला जो रीजन है डीएनए का वो किसी और चीज के लिए इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन होते हैं इन्हीं को जीन बोलते हैं। मतलब एक जीन एक टाइप के इंस्ट्रक्शन को बताता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनहेरिटेंस के प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस में ये जो इंस्ट्रक्शन है ना इसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है। क्योंकि देखो डीएनए आपके एक सेल के अंदर है। अगर इस सेल को मतलब एक सेल के अंदर आपके पास डीएनए है, फाइन। मान लेते हैं ये जो सेल है इसकी एज हो गई है और अब इसको मरना है। तो उससे पहले ये सेल क्या डिवाइड करेगा अपने आप को, ताकि इसको रिप्लेस करने वाला कोई दूसरा सेल आ जाए। तो सेल ने अपने आप को डिवाइड करा। तो इसमें क्या है, जो इसके पास डीएनए है ना उसका कॉपी एंड पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसको कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा नए सेल में, सिंपल। तो इस कॉपी पेस्ट के प्रोसेस में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है कभी कभी। अभी जो मिस्टेक्स होती हैं इसमें ये जो इंस्ट्रक्शन है ना ये एक इंस्ट्रक्शन गलत हो गया। अब इससे कुछ बड़ी प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन कभी कभी रेयरली क्या होता है, कभी कभी कुछ मिस्टेक्स इस टाइप की होती हैं कि ये मिस्टेक्स के कारण जो इंस्ट्रक्शन अब सेल को मिल रहा है वहां पे दो टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस मिस्टेक के कारण हो सकता है इंस्ट्रक्शन पूरा बदल जाए। मान लेते सेल को कुछ एक गुड प्रोटीन बनाना था, गलती से वो बैड प्रोटीन बनाने लग गया। तो मतलब जो एक अच्छा सेल था वो बुरा सेल बन गया, वो डिजीज्ड हो गया सेल, और वो आसपास वाले सेल को भी डिजीज कर रहा है। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो इंस्ट्रक्शन अब इसमें लिखा है वो गलत इंस्ट्रक्शन है, तो जो सेल अच्छी चीज बना रहा था वो बना नहीं पा रहा। मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो गया, सेल इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ ही नहीं पा रहा। तो इस इंस्ट्रक्शन से कुछ इस गलत इंस्ट्रक्शन या मिस्टेकन इंस्ट्रक्शन से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट जो चीज होनी थी वो नहीं हो रही। तो सेल क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है। सेल इनएक्टिव हो जाता है तो उससे और कुछ और प्रॉब्लम्स निकल के आती है ना। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अब जब ये इंस्ट्रक्शन में मिस्टेक आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। लेकिन अगेन म्यूटेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव चीजें कॉज करे। म्यूटेशन कभी कभी पॉजिटिव चीजें भी कॉज करते हैं और कभी कभी एकदम न्यूट्रल भी रहते हैं। बहुत ही रेयरली होता है कि म्यूटेशन से कुछ नेगेटिव हो, ठीक है। बहुत सारे जो कैंसर है वो इसी कारण होता है। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किसी इंसान ने आज तक स्मोक नहीं किया, लिकर नहीं पी, फिर भी उसको कैंसर हो गया, क्योंकि बॉडी में कैंसर स्मोक और ड्रिंक करने से तो चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली भी जो है बॉडी के अंदर कैंसर रैंडमली हो सकता है, क्योंकि ये जो सेल है हर सेकंड डिवाइड करते रहते हैं। हर सेकंड डीएनए का कॉपी एंड पेस्टिंग होता रहता है हमारी बॉडी में। कभी ना कभी मिस्टेक कुछ ऐसी हो सकती है जिसके कारण जो म्यूटेशन आया और वो गलत टाइप का म्यूटेशन आ गया। फाइन। अब क्या करा जाए? क्या हम बैठ जाए इसको लेके? नो, हमें कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो हम इसको ट्रीट करने के लिए बहुत तरीके हैं। जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूं वो ह्यूमंस में अभी नहीं होता। फाइन। ये तरीका है कि आप डीएनए को क्या करो, यहां से कट करो। डीएनए को आपने यहां से कट कर दिया, तो ये जो पोर्शन है ये डीएनए से निकल गया। उसके बाद बॉडी अपने आप डीएनए को रिपेयर कर लेगी। फाइन। तो क्या हुआ, तो जो म्यूटेशन बॉडी को रॉन्ग इंस्ट्रक्शन दे रहा था वो इंस्ट्रक्शन ही गायब हो गया। तो ये जो हमने करा, इससे हमने क्या करा, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हमने एडिट कर लिया एक तरह से, है ना। वो जो इंस्ट्रक्शन था उसको काट के निकाल दिया।
तो एडिट कर लिया ना हमने, इसी को कहते हैं जीन एडिटिंग। सिंपल, यही बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसको कट कौन करता है वो देखते हैं। जीन एडिटिंग में क्या होता है, जो हमारे डीएनए की सीक्वेंस है, मतलब ये जो जीन्स है ना, इनकी जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को टारगेट करा जाता है। एक एंजाइम होता है, एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल है, एंजाइम एक बायोमोलिक्यूल है जिसको ही यूज करके इस डीएनए को काटा जाता है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करा जाता है। रिमूव कर सकते हैं हम जो वहां पे सीक्वेंस है उसको हटा के, और कट करने के बाद हमें लगे कि भाई कोई, जैसे मैंने कहा, कोई इंस्ट्रक्शन मिसिंग है, अब म्यूटेशन के कारण वो इंस्ट्रक्शन आया नहीं, तो एक नया इंस्ट्रक्शन या नया सेगमेंट हम डीएनए के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं इन एंजाइम्स को यूज करके। ठीक है, तो एंजाइम ने डीएनए को कट करा और उसके अंदर हमारा चॉइस का इंस्ट्रक्शन भी एडिट करके ऐड कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ हम एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ह्यूमंस के अंदर अभी लीगली हम नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का ह्यूमंस पे यूज अलाउ कर दिया। ये स्टेटमेंट लिखा होगा प्रीलिम्स में, डेफिनेटली वो गलत है ना। तो ये है। तो पहले क्या होता था, पहले दो एंजाइम हम यूज करते थे। एक एंजाइम डीएनए को कट करता है, दूसरा एंजाइम क्या करेगा, डीएनए के अंदर वो चेंज कर देगा। मतलब ये डीएनए है, ठीक है, इसके अंदर इस पोर्शन को कट कर दिया यहाँ से, फिर दूसरा एंजाइम आएगा जो नया पोर्शन यहाँ पे ऐड कर देगा जो हमें चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन पहले था उसको हमने लैब में बनाया और यहाँ पे हमने ऐड करवा दिया। तो इसमें दो एंजाइम्स की जरूरत पड़ी हमें। लेकिन क्या हुआ कि रिसेंटली इमैनुअल शार्पेंटियर और उनके कलीग थे, इनको नोबेल प्राइज भी मिला है केमिस्ट्री के अंदर। तो इन्होंने क्रिस्पर कास9 ये टेक्नोलॉजी डेवलप करी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वन स्टेप में काम हो जाता है। वन स्टेप का मतलब है कि एक ही एंजाइम आपको चाहिए, ज्यादा एंजाइम नहीं चाहिए। तो क्रिस्पर तो नाम है टेक्नोलॉजी का, और कास9 वो एंजाइम है जो ये काम कर रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्रिस्पर का टेक्नोलॉजी का नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोम रिपीट्स। ये नाम है टेक्नोलॉजी का। लेकिन वो कौन सा एंजाइम है जो अकेले ही कट भी कर देगा और नई चीज ऐड भी कर देगा, उस एंजाइम का नाम है कास9। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इमैनुअल शार्पेंटर ने इनको डेवलप करा था और उसके कारण इनको शी गॉट द नोबेल प्राइज एज वेल। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप ऐसे में भी लिख सकते हो बाय द वे। ठीक है, तो ये आपको वैसे भी ध्यान रखने होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है प्रीलिम्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेंस में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। फाइन। तो कोई जो ये जो एंजाइम है ये डिफरेंट टाइप के हैं, कास9, कास12, कास13। इनको यूज़ करके आप प्लांट्स को भी, प्लांट का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको भी आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन आ रहा था जो कि कोई ऐसा म्यूटेशन हो गया जो कि काफ़ी खतरनाक था, तो हमें उस म्यूटेशन को खत्म करना है। तो कास9 क्या करता है, इस म्यूटेशन वाला जो रीजन है डीएनए को, इसको काट के फेंक देता है। सिंपल। तो आपने क्या कर दिया, उस म्यूटेशन को आपने नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट कर दिया मतलब आपने उसको एक पंच मारा और वो नॉकआउट हो गया, एक तरह से ये मान सकते हो। ये टोमेटो प्लांट्स में इसको क्या करा, यूज़ करा। तो ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी का ये बेसिक था। इसमें न्यूज़ तो नहीं थी, बट ये अलग से एडिटोरियल आया था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बताना। नेक्स्ट, IIT रूड़की यूजेस बैक्टीरियल एंजाइम टू डिग्रेड प्लास्टिसाइजर्स। देखो क्या होता है कि प्लास्टिक जो होता है उसमें छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स, जिनको आप मोनोमर कह सकते हो। मोनो का मतलब ही होता है सिंगल। छोटे छोटे केमिकल कंपाउंड्स, जो कि ये सब सेम है बाय द वे, ये सेम है सारे केमिकल कंपाउंड्स। इनको आप ज्वाइन कर देते हो किसी ना किसी चीज से। इनको आपने ज्वाइन कर लिया, और इसे ज्वाइन करने के बाद ना एक बहुत बड़ी मैश बना दी, बहुत बड़ी चेन बना दी, एक बहुत बड़ी शीट बना दी। तो ये छोटे छोटे मोनोमर्स ऐसे आपस में ज्वाइन होके, क्रॉस लिंक होके एक बड़ी सी शीट बन जाती है, जिसको आप बोलते हो पॉलीमर। ठीक है, और अगर ये पॉलीमर ऐसा बनाया है जो कि डिग्रेडेबल नहीं है और इसमें कुछ इलास्टिसिटी वगैरह है, तो आप इसको प्लास्टिक बोल देते हो। सिंपल। ठीक है, तो ऐसे ही प्लास्टिक बनता है। लेकिन प्लास्टिक को और ज्यादा प्लास्टिक बनाने के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स ऐड कराए जाते हैं, जिनको हम प्लास्टिसाइजर बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टिक तो ऐसे बन गया, लेकिन प्लास्टिक की कैपेबिलिटी जो है या उसकी जो ओवरऑल फीचर्स है, उसको और ज्यादा प्लास्टिक बनाने के लिए प्लास्टिसाइजर्स नाम के केमिकल्स को यूज करा जाता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो प्लास्टिसाइजर, यहाँ पे लिखा है प्लास्टिसाइजर वो केमिकल्स हैं जो कि प्लास्टिक्स में डाले जाते हैं टू एनहेंस द फ्लेक्सिबिलिटी एंड शाइन। तो प्लास्टिक्स को और शाइनी बनाने के लिए, प्लास्टिक्स की फ्लेक्सिबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा केमिकल्स भी डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेबी टॉयज में मिलते हैं, शैम्पू बॉटल्स में मिलेंगे, सोप्स में मिलेंगे, फूड कंटेनर्स में भी ये मिलते हैं। लेकिन ये देखा गया है कि रिसेंटली कुछ प्लास्टिसाइजर्स ऐसे हैं जो कि कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक का मतलब वो कंपाउंड जो कि कैंसर कॉज करता है,
कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स को कार्सिनोजेनिक बोला जाता है। तो कुछ प्लास्टिसाइजर्स ऐसे हैं जो कि हमें पता चला कि वो कार्सिनोजेनिक है। फाइन। एंड प्लास्टिसाइजर जो है वो कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, मेकिंग देम अ डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमंस। अब प्लास्टिसाइजर, देखो जो प्लास्टिक है उनसे अलग प्रॉब्लम्स तो हो ही रही है, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर हमने प्लास्टिसाइजर भी डाल दिए, और ये जो बहुत ही छोटे छोटे माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं, केमिकल्स हैं, ये हमारी स्किन के थ्रू भी हमारी स्किन के अंदर जा सकते हैं। तो ये और भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम उभर के बन रहे हैं। फाइन। आईआईटी रुड़की ने रिसेंटली एक ऐसा एंजाइम बनाया। एंजाइम क्या होता है? एक बायोमोलिक्यूल होता है, सिंपल, जिसको आपको बनाना पड़ता है ताकि आप अपना काम करवा पाओ एंजाइम से। इस एंजाइम को यूज़ करा, ठीक है, और इसको बनाया किससे? एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसका नाम है सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस। सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस की बैक्टीरिया के अंदर से एक प्रोडक्ट निकाला, उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एक ऐसा एंजाइम बनाया जिसकी मदद से हम एक टाइप के प्लास्टिसाइजर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट लाइन लिखी है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 1-2 साल हमने देखा है पिछले 6 साल के अंदर कि रैंडम केमिकल्स वो आपसे पूछ रहे हैं। रैंडम केमिकल्स के नाम पूछ लिए, एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एस्टर का नाम पूछ लिया। तो रैंडम जो फेमस केमिकल्स हैं, बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल्स, उनके नाम पूछ लिए और पूछा आपसे कि ये क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आंसर नहीं पता था क्योंकि वो ऐसे ही न्यूज़ में थे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि DEHP क्या है, डाइएथाइल हेक्साइल थैलेट क्या है, ये एक प्लास्टिसाइजर है। आई विल रिकमेंड कि आप इसका नाम याद रखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सल्फोबैसिलस एसिडोफिलस ये अभी न्यूज़ में क्यों था? तो ये एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसको यूज़ करके एंजाइम बनाया गया, और उस एंजाइम से DEHP को क्या करा? ब्रेक डाउन करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं पास्ट प्रीलिम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करा है। फाइन। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। डी नोटिफाइड ट्राइब्स एंगर ग्रोइंग अमिड स्टैग्नेंट स्कीम क्लासिफिकेशन इशूज। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है। इंटरेस्टिंग तो खैर नहीं है, बट थोड़ी कंसर्निंग न्यूज़ है। एक्चुअली क्या था कि देखो, जब ब्रिटिश राज था इंडिया के अंदर, तब उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप्स को, पॉपुलेशन के ग्रुप्स को बोला कि ये लोग बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। अब टेक्निकली वो क्राइम नहीं करते थे। बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं वो अपने फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी बिता रहे हैं। ब्रिटिश अपनी फोर्सेस को यहाँ पे भेजते हैं इन फॉरेस्ट को काटने के लिए। तो ऑब्वियसली जो ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं वो रेजिस्ट करेंगे, है ना? वो इन ब्रिटिश फोर्सेस को रेजिस्ट तो करेंगे ना। तो क्योंकि वो रेजिस्ट कर रहे हैं तो टेक्निकली ब्रिटिश को लगा कि भाई ये तो क्राइम कर रहे हैं हमें रेजिस्ट करके। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स को उन्होंने रैंडमली बता दिया कि ये जो ट्राइब्स है ना, ये बहुत ज़्यादा क्राइम करती हैं, और उनको नोटिफाइड ट्राइब्स बोल दिया। बाय द वे, इसमें बहुत सारी जो पॉपुलेशन थी वो SC कास्ट की थी, ST भी थे। मतलब खैर SC ST तो ग्रुप अभी इंडिपेंडेंट के बाद आए, बट जो ट्राइब्स अभी जिनके पास ये स्टेटस है ना, वो पहले इनमें से कुछ पोर्शन इसमें से कुछ पोर्शन को क्रिमिनल ट्राइब्स के नोटिफिकेशन के अंदर ब्रिटिश ने डाल दिया था। वो ट्राइब्स भी नहीं थे, वो SC थे उस टाइम पे, फिर भी उनको क्या करा? डिनोटिफाइड ट्राइब्स की कैटेगरी में डाल दिया, और बोला कि ये तो क्रिमिनल ट्राइब्स है, मतलब इन ट्राइब्स के जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो भी क्रिमिनल ही होगी। जो कि बहुत ही अनसाइंटिफिक, रैंडम और रेसिस्ट एक फिलॉसफी थी जो उन्होंने यूज़ करी। हुआ क्या फिर? हुआ ये कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो उसके बाद, आई थिंक यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कहीं, हाँ, तो 1971 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के अंदर डिनोटिफाइड ट्राइब्स को, मतलब तब तो वो नोटिफाइड कर दिया था उनको, ठीक है, उनको नोटिफाई करा गया कि भाई ये तो बॉर्न क्रिमिनल्स हैं 1971 एक्ट के अंदर। बट जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट होती है, तब जितने भी ट्राइब्स को नोटिफाई करा गया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं, हमने उनको डी नोटिफाई कर दिया, ठीक है, उनको डी नोटिफाई कर दिया। इसलिए उन ट्राइबल कम्युनिटीज को हम बोलते हैं आज के डेट में डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो आपको पता चल गया कि ये डी नोटिफाइड ट्राइब कौन है। जिनको ब्रिटिश ने नोटिफाइड ट्राइब बोला था, हमने उनको डी नोटिफाइड कर दिया, इसलिए अब उनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स बोलते हैं। अब क्योंकि इनको ब्रिटिश ने नोटिफाइड ट्राइब बना दिया था और बोला गया कि भाई तो क्रिमिनल बॉन्ड है, तो क्या हुआ? उनको बहुत ज़्यादा ब्रिटिश ने परेशान करा, रेस्ट्रिक्ट करा, सारे राइट्स वगैरह सब छीन लिए उनके साथ, बहुत ज़्यादा। तो ये इंडिपेंडेंस तक बहुत ज़्यादा बुरी हालत में रहते थे। दैट इज़ वाई अलग से इनको इंडियन गवर्नमेंट ने डी नोटिफाइड ट्राइब्स के रूप में क्या करा? आइडेंटिफाई करा। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि इनको स्पेशली ट्रीट क्यों करा जा रहा है, इसके कारण। फाइन। सो कुछ ऐसे डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ वो भी थी जो कि नोमैडिक थी। नोमैडिक होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, उनको आप नोमैडिक बोल सकते हो। कुछ होते हैं सेमी नोमैडिक, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं, लेकिन वो एक जगह कुछ टाइम रहते हैं फिर जाके घूमते हैं। तो मल्टीपल ये जो कम्युनिटीज़ थी, इनको ब्रिटिश ने एक ही कैटेगरी में डाल दिया था।
अब हमने क्या करा है, इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद इनको अलग करा, डीनोटिफाइड ट्राइब्स, सेमी नोमैडिक एंड नोमैडिक ट्राइब्स, हमने 3 कैटेगरी बनाई ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर इनके राइट्स छीने थे, इनकी प्रॉपर्टी छीन ली गई, इस डिस्क्रिमिनेशन फेस करा गया, उसको हम रिवर्स कर पाए। फाइन। इसके लिए अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या करा, रिसेंटली गवर्नमेंट एक स्कीम लाई जिसका नाम है सीड स्कीम। सीड का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ, अब डी का फुल फॉर्म है, डी का फुल फॉर्म ही है डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। सिंपल। तो ये सीड स्कीम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसका एम ही यही था कि इन कम्युनिटीज की मदद हो। ये जो स्कीम है 2022 में लॉन्च हुई थी, लेकिन आज तक इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया। तो 2 साल ऑलमोस्ट बीत चुके हैं और सीड स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा, और इसीलिए यहाँ पे जो थोड़ी सी प्रोटेस्ट चल रही है, और यहीं पे ये न्यूज़ बनी हुई है और यही टाइटल है, डिनोटिफाइड ट्राइब जो है वो एंगर शो कर रहे हैं क्योंकि जो स्कीम है वो स्टैग्नेटिंग है। स्टैग्नेटिंग मतलब जो स्कीम है उस पर प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है। जब ये स्कीम लॉन्च करी गई थी तो अब इसको अपलॉड भी करा गया था क्योंकि काफ़ी अच्छी स्कीम थी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इंडिया में डी नोटिफाइड ट्राइब्स कितने हैं, उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। देखो 2017 के अराउंड एक कमीशन बना था, आईडेट कमीशन या इडाटे कमीशन। आपको ये नाम याद रखना है, प्रीलिम्स में ऐसी चीज़ें पूछते हैं। अगर ट्राइबल्स के ऊपर GS1 में या GS3 में या GS2 में क्वेश्चन आए और आपको लगता है कि भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा ओपन एंडेड है, तब आप डी नोटिफाइड ट्राइब को मेंशन करोगे और ये भी मेंशन करोगे कि इडाटे कमीशन एक बना था। फाइन। ये आपको ध्यान रखना है और प्रीलिम्स में तो डायरेक्टली आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है। इन्होंने बताया था कि इंडिया में ये जो तीनों कैटेगरी में अराउंड 1526 टोटल कम्युनिटीज आती हैं, जिसमें से 269 ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनको अब तक SC ST या OBC रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिले। मैंने आपको क्या कहा था, इनको हमने आइडेंटिफाई क्यों करा है? आइडेंटिफाई इसलिए करा है ताकि इनको अब हम अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन के टूल से इनकी हेल्प कर पाए। फाइन। लेकिन अभी भी इनमें से 269 ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनको इन स्टेटस के अंदर डाला नहीं गया है। जो गवर्नमेंट का एम था वो अब तक पूरा नहीं हुआ है। सिंपल। 2005 का एक रेंगे कमीशन था, ये भी आपको याद रखना है, मेंस के लिए नहीं याद रखना, मेंस के लिए आपको इरादे ध्यान रखना है, बट रेंगे कमीशन प्रीलिम्स के लिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे रैंडमली मैच द फॉलोइंग में वो पूछ सकते हैं, और क्योंकि ये अभी न्यूज़ में है तो डेफिनेटली इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। आपको यहाँ पे कमीशन का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये क्यों था न्यूज़ में या ये किसके लिए बना था। इन्होंने बताया था 2005 में कि 10 करोड़ के अराउंड DNT NT और SNT के जो ग्रुप्स हैं उनकी पॉपुलेशन है, लेकिन ऑब्वियसली इतना टाइम बीत चुका है 2005 को, तो आज के अराउंड वो 25 करोड़ की उनकी पॉपुलेशन होगी। ये भी डिटेल्स आपको थोड़ी याद रखनी है। फाइन। सो अभी क्या है, बहुत सारे स्टेट्स में जो सेंटर की जो सीड स्कीम है उसके अंदर जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्लो है। अभी मैंने बता दिया कि 269 जो ग्रुप्स हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अभी भी इशू नहीं हुए हैं, उनको डिनाई और किया जा रहा है बहुत सारे स्टेट्स के अंदर। तो ये एक चीज़ जो है आपको ध्यान रखनी है। और वो बोल रहे हैं कि एक शेड्यूल पुट करना चाहिए DNTs के लिए SC ST OBC के अराउंड। ठीक है। तो ये एक चीज़ है ताकि जो DNT है इनको इन्हीं कैटेगरीज में डाल के बेनिफिट दिया जाए, जो कैटेगरीज जो इन में जो लोग हैं उनको दिया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि DNTs या जो जब वो नोटिफाइड ट्राइब्स थे तब उनमें बहुत सारे ट्राइबल्स भी थे और बहुत सारे दलित्स भी थे, और उनको भी ट्राइबल के नाम से डाल दिया ब्रिटिश ने क्योंकि उनको कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि एक ट्राइब में या एक नॉर्मल नहीं सॉरी एक ट्राइब में और एक रिलीजियस हिंदू रिलीजियस इंसान में दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो सबको ट्राइब के ग्रुप में उन्होंने डाल दिया। तो जो ट्राइबल DNTs हैं उनको ST स्टेटस मिलेगा, जो दलित DNTs हैं उनको SC और OBC स्टेटस मिल सकता है। तो बहुत जगह तो ये कास्ट सर्टिफिकेट इशू हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको अब तक ये बेनिफिट नहीं मिला है। फाइन। तो यही यहाँ पे चीज़ें चल रही है। तो 2015 के अराउंड ये बनी थी भीखूराम जी इराटे के अंदर, और उसकी फाइनल रिपोर्ट जो आई थी कमेटी की वो 2017 आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 269 कम्युनिटीज़ को अब तक ये बेनिफिट नहीं मिला है। ठीक है। और इराटे कमीशन ने एक और ये चीज़ बताई थी कि 2021 में जो सेंसस होने वाला था, बाय द वे 2021 में जो सेंसस होने वाला था वो अभी तक नहीं हुआ है, कोविड-19 के कारण वो डिले हो गया था। अब होपफुली उस पर शायद काम चालू हो। एनीवे, ये जो सेंसस होने वाला है या होगा उसमें कास्ट सेंसस अलग से कराया जाए ताकि जो DNT NT और SNT है इनको भी फ़ायदा दिया जाए, तब आप इनको कैलकुलेट कर पाओ कि ये कितने हैं और उस बेसिस पे इनको बेनिफिट मिले। तो अगर, और देखो कास्ट सेंसस भी काफ़ी कंट्रोवर्सी और न्यूज़ में रहा है, तो कास्ट सेंसस के अराउंड भी कोई मेंस में क्वेश्चन आता है तब भी आप ये कमेटी मेंशन कर सकते हो, क्योंकि आप कास्ट सेंसस की जो नेगेटिव है और पॉजिटिव है दोनों डिस्कस करने आपको पड़ेंगे।
तो आप ये बताओगे कि भाई इडाटे कमीशन ने भी इसको रिकमेंड करा था, ठीक है? और नेगेटिव्स हैं वो भी आप बताओगे, पॉजिटिव्स भी आप बताओगे। प्रॉपर एनालिसिस आपको वहाँ पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ थी और ये पूरी न्यूज़ थी। तो आज का जो न्यूज़पेपर था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। द हिंदू का जो संडे एडिशन होता है वो होता ही है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्स न्यूज़ वहाँ पे पब्लिश होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के एनालिसिस में, एंड हैव अ वेरी गुड डे।